और अब बात कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर की। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही सत्ता में आने वाले थे और आ चुके थे, पहले उन्हें सत्ता में आने से पहले बताया जा रहा था देश में डर का माहौल है। जब वो सत्ता में आ गए तो कहा गया देश में डर और खौफ है। उसी तरह एक बार फिर से योगी राज में डर का ड्रामा रचा जा रहा है, डर की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले कहा जा रहा है कि यूपी में डर लगता है, और इतना डर कि योगी आदित्यनाथ अगर सत्ता में आ गए तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे, कहना है मुनव्वर राणा का। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर मुनव्वर राणा है कौन और आखिर क्यों यह कहा जा रहा है कि यूपी में डर लगता है। कौन है मुनव्वर राणा, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जरा। मुनव्वर राणा का तारुफ यह है कि मुनव्वर राणा उर्दू शायरी का बड़ा नाम है। जल्दी से मूव करेंगे से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इनका जन्म हुआ और उसके बाद कोलकाता में पढ़ाई की, शुरुआती पढ़ाई कोलकाता में हुई, लंबे वक्त तक वहीं रहे भी। फिलहाल लखनऊ में रहते हैं मुनव्वर राणा। इन्हें डर लग रहा है योगी राज में। 1 दर्जन से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं राणा और तमाम पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं। और 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और ये वही पुरस्कार है। आपको अवार्ड वापसी गैंग याद होगा, ये वही अवार्ड था मुनव्वर राणा का जिसको इन्होंने वापस कर दिया था। आइए अब आपको बताता हूं मुनव्वर राणा ने आरोप क्या लगाए हैं और बीजेपी ने क्या जवाब दिया है। मुनव्वर राणा के बयान के बाद घमासान शुरू हो गया है। आपको बयान बताते हैं जिसे लेकर बवाल हो रहा है और उस पर बीजेपी क्या कह रही है। आपके सामने देखिए, मुनव्वर राणा कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ अगर जीत गए तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चला जाऊंगा, बैग पैक कर लूंगा। उस पर बीजेपी का कहना है कि आप दूसरा राज्य ढूंढ लें कि किस राज्य में रहेंगे, दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही आएंगे। दूसरी बात जो मुनव्वर राणा कह रहे हैं, मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि मुसलमानों को फंसाया जा रहा है योगी राज में, मुसलमानों को जबरदस्ती अलग अलग मामलों में फंसा दिया गया, यह कहना है मुनव्वर राणा का। उसके पर बीजेपी का कहना है सिर्फ सरकार नहीं, मुनव्वर राणा मुसलमानों को का नाम लेकर समाज विरोधी बयान दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बताऊं, मुनव्वर राणा का कहना है एनकाउंटर में पुलिस मुस्लिम मारे जाते हैं, एनकाउंटर जो था उसमें मुसलमान मारे जाते हैं और इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। दलील देखिए, उनसे जब पूछा गया जनसंख्या से जुड़ा सवाल तो उन्होंने कहा मुसलमानों के बच्चे इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि उन्हें एनकाउंटर में मार दिया जाता है। इस पर बीजेपी का कहना है कि मुनव्वर राणा अपना मजहबी चश्मा उतार दें, मजहबी चश्मे से चीजों को देख रहे हैं। मुनव्वर राणा का कहना है धर्मांतरण के सभी मामले फर्जी हैं। आपको याद होगा 1000 मामले, उमर गौतम जो यूपी में धर्मांतरण करा रहा था मूक बधिर का, 1000 मामले सामने आए थे और कोशिश ये थी कि इनको बाकायदा आत्मघाती हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाए। उस पर बीजेपी का कहना है कि धर्मांतरण के जो इल्जाम है, मुगल काल से धर्मांतरण का यह धंधा चल रहा है, बीजेपी ने यह आरोप लगाए। मुनव्वर राणा का कहना है योगी के लिए मैदान में ओवैसी आए, यानी मुनव्वर राणा ने ओवैसी पर हमला किया कि योगी आदित्यनाथ के लिए ओवैसी मैदान में उतरे हैं, वोट कटुआ की भूमिका में होंगे। इस पर एमआईएम का कहना है 2017 में बीजेपी आखिर कैसे जीत गई थी, 2017 में ओवैसी चुनाव नहीं लड़ रहे थे। तो सवाल यह आइए आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर योगी राज में डर लग रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या इतना डर और खौफ है कि अब मुनव्वर राणा छोड़कर जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश, या सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले यह डर का ड्रामा गढ़ने और स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। रावण की नाभि पर ही हम तीर चलाएंगे। बम किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब नहीं देखता। तो लोग इस प्रकार की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह ध्वस्त करने की आवश्यकता है। सिर्फ चंद महीनों बाद ही यूपी में चुनाव है। अब तक योगी राज में अमन था, सुकून था, योगी के गढ़ में सब कुछ ठीक था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले फिर वही डरने और डराने का कारोबार शुरू हो गया है। मशहूर शायर को अचानक डर सताने लगा है और वो भी इतना डर कि योगी के जीतने पर बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी है। हम बहुत शौक से कलकत्ता छोड़ करके हम वापस आ गए थे अपने वतन, तो हम वापस चले जाएंगे, कलकत्ते में रहेंगे, उससे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कम से कम मुझे ये सुकून रहेगा कि कम से कम मैं तो मौजूद नहीं हूँ, इस गुनाह में मैं शामिल नहीं हूँ। मुनव्वर राणा जी, यदि उत्तर प्रदेश में रहने की शर्त
2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं बनना है तो आपको अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए, क्योंकि 2022 के चुनाव का परिणाम दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है। मनोहर राणा को इस देश ने, प्रदेश ने बड़ा मान सम्मान दिया, सर माथे पर बिठाया है, लेकिन अब वो लगातार सियासी टिप्पणियां करने का काम कर रहे हैं और सियासत में भी मजहबी रंग घोलने का काम कर रहे हैं। मनोहर राणा जी से कहना चाहता हूं कि अभी भी योगी जी ही मुख्यमंत्री हैं और आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही होने जा रहे हैं। इस नाते अपनी वो व्यवस्था कर लें। अगर कहीं लगता हो इनको बाहर जाने में कुछ दिक्कत आ रही हो, कुछ पास बनने में कुछ दिक्कत आ रही हो, तो भी हम व्यवस्था की मदद कर देंगे। यहाँ जाने की कोई तैयारी मुख्यमंत्री से मिल कर दूंगा, उनकी सारी व्यवस्था करा दीजिएगा। क्या वाकई योगी राज में, योगी के गढ़ में डर लगता है? इतना खौफ है कि वापस दूसरे राज्य जाने की स्थिति पैदा हो गई है। खुद उत्तर प्रदेश के लोगों से हमने बात की, दूर मत जाइए, यूपी के लोगों को सुनिए। मुनव्वर राणा के यूपी छोड़ के जाने पर क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग, सुनिए जरा। योगी आदित्यनाथ को जीतना ही है, लेकिन मुनव्वर राणा अपनी तैयारी बना लें, बोरिया बिस्तरा बांध के यूपी छोड़ने की या देश छोड़ने की। मुनव्वर राणा अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं तो योगी जी दोबारा जीत के आ रहे हैं। योगी जी ने विकास किया है, माफिया राज खत्म किया है। वो ये गलत कह रहे हैं, वो यूपी छोड़ दें, वो आज की तैयारी कर लें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए अभी बहुत मुश्किल है। उनको जल्दी से जल्दी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जहाँ भी जाना चाहें वो चले जाएं। जो योगी जी का है, इनका माहौल बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो अनाप शनाप बनाए बयानबाजी करें। योगी आदित्यनाथ जी का जो काम है बड़ा अच्छा है और सरकार बहुत अच्छी चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो हारेंगे इस बार, फिर चुनाव में वही आएंगे। वो तो मनोहर राणा की सोच है अपनी कि छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। वो कभी तो कहते हैं हम छोड़ दें, कभी कहते हैं नहीं छोड़ दें। ऐसा योगी जी ने उनके साथ क्या कर दिया है कि मतलब उनको यूपी छोड़ने का मजबूर हो रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं वो तो आपने सुन लिया, लेकिन मुनव्वर राणा उत्तर प्रदेश छोड़कर जाएंगे कहां? जरा वो आपको सुनवाने जा रहे हैं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं, कहां जाएंगे। कलकत्ता छोड़ करके हम वापस आ गए थे अपने वतन, तो हम वापस चले जाएंगे, कलकत्ते में रहेंगे, उससे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कम से कम मुझे ये सुकून रहेगा कि कम से कम मैं तो मौजूद नहीं हूँ, इस गुनाह में मैं शामिल नहीं हूँ। तो आप सुन रहे थे, मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि वो कोलकाता चले जाएंगे, इस गुनाह में वो शामिल नहीं है। लेकिन मुनव्वर राणा बंगाल में हो रही हिंसा पर कुछ नहीं बोलते। ये देखिए जरा, बंगाल में सरेरा लोगों को, बाइक वाले को देखिए बेरहमी से पीटा गया। चुनाव के दौरान ये हिंसा की तस्वीरें आई, ये धमाकों की तस्वीर आई। मुनव्वर राणा इस बंगाल में जाने के लिए तैयार हैं, इस पर उनकी जुबानें सिल जाती हैं। इस पर वो ये कहने को तैयार नहीं कि ये जो हिंसा हो रही है ये गलत हो रही है, लेकिन योगी राज में उन्हें डर लग रहा है, और इतना डर कि वो बंगाल, कोलकाता जाने की तैयारी में। देखिए बंगाल की एक और तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, आग लगा दी गई, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये बंगाल की तस्वीर है, लेकिन योगी राज में डर लगता है। चुनाव से पहले यह शिगुफा छेड़ा गया है जानबूझकर डर का माहौल बनाने के लिए, लेकिन उस बंगाल जाने की तैयारी में है जहां चुनाव के दौरान इस तरह से आगजनी हो रही थी, हिंसा हो रही थी, जाने जा रही थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही मुनव्वर राणा नहीं बोले, मुनव्वर राणा चुनाव से पहले बहुत सी चीजें बोले। मुनव्वर राणा का कहना है कि दरअसल अभी अलकायदा के आतंकी पकड़े गए, एटीएस ने पकड़ा। मुनव्वर राणा कह रहे हैं वही बात जो अखिलेश कह रहे थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं। मुनव्वर राणा और अखिलेश की बात क्यों एक जैसी है, जरा सुनिए, फिर आपको बताएंगे मुनव्वर राणा की इस सियासत के पीछे वजह क्या है। सुनिए। एटीएस तो किसी को भी पकड़ सकती है, किसी को भी, और सिर्फ यही देने की मुझे यहां से पकड़ ले, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो वहां से पकड़ ले जाएगी, वहां बैठ के बम बना रहा था, और एक ऐसा उसने कुकर बनाया है जिसके अंदर एटम बम फिट हो जाता है, अब वो पूरा उड़ा देगा लखनऊ और दिल्ली और बम्बई और तो एटीएस तो कुछ भी कर सकती है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। यह सब कुछ हो रहा है यूपी चुनाव से पहले, डर भी लग रहा है, आतंकियों पर एक्शन भी झूठा लग रहा है। क्या लिखा मायावती ने, देखिए ये सारे लोग एक ही भाषा अचानक कैसे बोलने लगे। चुनाव आने पर ऐसी कार्रवाई संदेह पैदा करती है, अगर
कार्रवाई सही है तो पुलिस क्यों बेखबर रही? ये वो सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं। ऐसी कोई कार्रवाई ना करें जिससे जनता में बेचैनी बढ़े। ये मायावती ने सवाल किए जब अलकायदा के आतंकी पकड़े गए। मुनव्वर राणा भी वही बात कह रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं। मुनव्वर राणा आपको बताते हैं कि मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि आतंकियों को गलत पकड़ा जा रहा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मुनव्वर राणा आतंकियों के साथ खड़े रहे। आतंकी हमले हुए फ्रांस में, मुनव्वर राणा कहते रहे कि वो भी यही हमला कर सकते थे। आइए अब आपको बता रहे हैं असली कहानी। मुनव्वर राणा अकेले नहीं है, मायावती और अखिलेश भी सवाल उठा चुके हैं, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब मुनव्वर राणा ने आतंक का समर्थन किया हो। इससे पहले पिछले साल आपको याद होगा फ्रांस में कार्टून बनाने पर हत्या की गई, तब भी मुनव्वर राणा ने आतंक का समर्थन किया था। दरअसल फ्रांस में सैमुअल नाम के टीचर ने बच्चों को क्लास में समझाने के लिए पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून बनाया था, जिसके लिए टीचर सैमुअल की सिर काटकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस वालों ने हत्यारे को मार गिराया था, लेकिन मुनव्वर राणा ने फ्रांस की इस क्रूर हत्या की वारदात का समर्थन किया था और इस हत्या को सही बताया था। उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि अगर वो उस जगह होते तो वो भी यही करते। यानी मुनव्वर राणा कह रहे थे जो आतंकियों ने किया वो सही है, वो उस जगह होते तो वो भी यही करते। आइए अब आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए बहुत से अपराधी यूपी छोड़कर चले गए, बहुत से अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। इस पर भी मुनव्वर राणा को ऐतराज है, सुनिए जरा। तो मुसलमान भी ये मान के चलता है कि एक दो एनकाउंटर में मारे जाएंगे, एक दो काकोरी में पकड़े जाएंगे, एक आध ट्रक के नीचे आकर के मर जाएगा, एक आध कोरोना में मर जाएगा, एक ही रह जाए कम से कम जो हमारे मरने के बाद नगर पालिका को हमारी लाश न उठाना पड़े। वो अपने 3 दोस्तों को बुला करके ले आए और जाकर के वो कब्रिस्तान तक पहुंचा दे। मुनव्वर राणा का विवादों से पुराना नाता है, आइए आपको बताते हैं कैसे। तो योगी सरकार पर मुनव्वर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ उनके परिवार का भी विवादों से नाता है। मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, उन पर अभी कुछ दिनों पहले साजिश का आरोप लगा था और यह साजिश उन्होंने संपत्ति के लिए अपने ही चाचा के खिलाफ रची थी। चाचा को फंसाने के लिए तबरेज ने पूरा प्लान तैयार किया था। मुनव्वर राणा का राजनीति से भी नाता है। उनकी एक बेटी कांग्रेस और एक सपा में है। उनकी बेटी सुमैया राणा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं और उनकी दूसरी बेटी उरुसा कांग्रेस में है। सीए प्रोटेस्ट के दौरान मुनव्वर राणा की दोनों बेटियों पर केस भी दर्ज किया गया था। अब आप बखूबी समझ गए होंगे कि मुनव्वर राणा जो बयान दे रहे हैं ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे कितनी सियासत छिपी है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो योगी को हराने के लिए क्या कुछ हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे योगी के खिलाफ माया का प्लान भी तैयार है। योगी को हराने के लिए मायावती ने प्लान बनाया है। क्या प्लान बनाया है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आखिर इस प्लान के जरिए मायावती की तैयारी क्या है, वो प्लान बी क्या है। मायावती ने प्लान बनाया है योगी आदित्यनाथ को मात देने के लिए। ये प्लान बी कितना कामयाब है ये आपको बताएंगे। उससे पहले देखिए ये प्लान बी है क्या। प्लान बी है ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है मायावती योगी आदित्यनाथ को शिकस्त के लिए। 23 जुलाई से यह ब्राह्मण सम्मेलन शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश में और इसकी शुरुआत धर्म नगरी अयोध्या से हो रही है। अयोध्या से सम्मेलन की शुरुआत होगी। प्रदेश के सभी मंडलों में सम्मेलन होगा, अलग अलग मंडलों में सम्मेलन होगा, प्रदेश के जिलों में भी सम्मेलन किया जाएगा। तो यह तैयारी है 2007 की तर्ज पर यह ब्राह्मण सम्मेलन मायावती करने जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि योगी को कैसे हरा सकती हैं इस प्लान बी के जरिए। क्या योगी आदित्यनाथ को हराया जा सकता है? आइए अब आपको बताता हूं कैसे संभव होगा। सत्ता के लिए प्लान बी जरूरी है। देखिए जरा क्या होगा। सत्ता के लिए है ये प्लान बी। प्लान बी का मतलब क्या है वो आपको बताने जा रहे हैं। ब्राह्मणों को रिझाने के लिए यह प्लान बी तैयार किया गया है कि कैसे ब्राह्मण वोटरों को रिझाया जाए। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी है 16%। 16% आबादी है। उत्तर प्रदेश में 22% अनुसूचित जाति, 19% मुस्लिम आबादी है। योगी को हराने के लिए BDM यानी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम के सहारे हैं मायावती। आपको आगे बताएं BDM के सहारे माया की नैया पार लगेगी क्या? ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम फॉर्मूले से क्या वाकई जीत मिलेगी? यह बड़ा सवाल है। आपको आगे बताएंगे, इसको जल्दी से मूव करेंगे। मायावती दरअसल इससे पहले भी इसी फॉर्मूले से जीत चुकी हैं।
2007 में मायावती को ब्राह्मणों ने जीत दिलाई थी यूपी में, आपको बताऊं। इसके अलावा बीएसपी के टिकट पर 41 ब्राह्मण जीते थे, 41 ब्राह्मणों को जीत मिली थी बीएसपी के टिकट पर। ब्राह्मणों के वोट से माया मुख्यमंत्री बन गई। 2007 में बीएसपी को मिली थी 207 सीटें, जब बीडीएम के फॉर्मूले से माया जीती हैं। 2012 में ब्राह्मणों ने बीएसपी का साथ छोड़ दिया। इसके बाद आपको बताऊं कि 2017 में ब्राह्मणों ने बीजेपी को जीत दिलाई, यानी ब्राह्मण वोटर 2017 में बीजेपी के साथ गए। बीजेपी के टिकट पर 46 ब्राह्मण विधायक बने थे और बीजेपी को 312 सीटें मिली और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। आइए अब आपको सुनवाते हैं मायावती को, जरा सुनिए। वो ब्राह्मणों के हक की बात कर रही हैं, वो अनुसूचित जाति के हक की बात कर रही हैं और वो मुस्लिम वोटों के हक की बात कर रही हैं। ये बता रहा है कि बीडीएम के सहारे मायावती इस बार भी। सुनिए जरा। हमारा वोट का प्रतिशत समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा था, लेकिन ये ब्राह्मण समाज के लोग इनके बहकावे में आ गए। लेकिन इनके साथ क्या हुआ ये सब आप लोगों को मालूम है, कितनी जाति इनके साथ हो रही है। तो मैं ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल, अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरह बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए। मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भावनाओं में बहकर, रिश्ते नातों यार दोस्तों के चक्कर में आकर अपने वोट को बांटना नहीं है। यदि आपको इस चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है। ये लोग सदियों से पीड़ित शोषित समाज को थोड़ा भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वास्तव में ऐसी संकीर्ण व घिनौनी मानसिकता रखने वाले लोग ही जहां दलितों व पिछड़ों को मिलने वाली आरक्षण की संवैधानिक सुविधा का विरोध करते हैं, जिसमें बीजेपी नंबर 1 पर है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं योगी के खिलाफ विपक्ष का प्लान क्या है। मायावती ने तो प्लान भी बनाया है, ऐसे ही प्लान कई हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव हैं, 6 से 7 महीने बाद चुनाव के आसार हैं। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बन रहा है और सियासी दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, दरअसल देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे अहम और दिलचस्प माना जाता है। कहते हैं जो यूपी जीता वो दिल्ली में या तो सत्ता में होता है या सत्ता के करीब होता है। यही वजह है कि आज मायावती ने अपनी चाल चल दी है और SC/ST वोटों के अलावा मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों पर फोकस कर दिया है। और आपको बताएं, माया ने इसी रणनीति के तहत अपने चुनाव प्रभारियों की लिस्ट में 25% ब्राह्मणों को शामिल किया और इस पूरे कैंपेन की कमान पार्टी के ब्राह्मण नेता सतीश चंद्र मिश्र को सौंप दी है, क्योंकि माया को लगता है कि इसके बगैर वो योगी को चुनौती नहीं दे पाएंगी। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी भी योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने के लिए जबरदस्त हाथ पांव मार रही है। उसके निशाने पर SC/ST वोटर हैं, वो अंदर खाने बीएसपी के विधायकों को तोड़कर SC/ST वोटों में सेंध लगाना चाहती है। खबर है कि बीएसपी के 2/3 विधायक अखिलेश यादव के संपर्क में हैं, जिसके जरिए वो SC/ST समुदाय में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश मुस्लिम वोटों को लेकर भी चिंतित हैं, इसलिए मस्जिदों और मज़ारों पर अखिलेश के दौरे बढ़ गए हैं। वो मुस्लिम बहुल इलाकों में खूब दस्तक देने लगे हैं। दरअसल अखिलेश को लगता है कि योगी को हराने के लिए मुस्लिम मजबूरी में उन्हें ही वोट करेंगे, लेकिन ओवैसी की धमाकेदार एंट्री ने अखिलेश के माथे पर पसीना ला दिया और इसलिए अब अखिलेश आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार लोगों का भी समर्थन करने लगे। आपको बताएं, इसके अलावा दरअसल ओवैसी के यूपी में दस्तक के बाद अखिलेश यादव के अंदाज बिल्कुल बदले। अखिलेश को यह डर सताने लगा है कि अगर ओवैसी ने मजबूती से चुनाव लड़ा तो उनके मंसूबों पर पानी फिर सकता है और इसकी वजह भी है। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जब से यूपी आए हैं, माहौल बदला है। उन्हें देखने सुनने वालों की जबरदस्त भीड़ जुट रही है और यह केवल भीड़ नहीं है, भीड़ का अंदाज कुछ इस तरह का है कि वो ओवैसी का उत्साह दोगुना कर रहा है। कई बार तो इस भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। एक बार तो भीड़ की वजह से ओवैसी अपने होटल के कमरे में दाखिल नहीं हो पाए। उनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां और सभाओं में हजारों की भीड़ आम बात है, जो मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों की मुश्किलें बढ़ा रही है।
एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस। एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस भी हाथ पांव मार रही है। हालांकि पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में ना तो नेता है और ना ही कोई नीति। ऐसे में कांग्रेस के लिए योगी को चुनौती दे पाना दूर की कौड़ी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जिम्मेदारी प्रियंका वाड्रा के पास है, लेकिन प्रियंका ना तो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में नजर आई और ना ही ब्लॉक प्रमुख चुनाव। कांग्रेस की हालत कैसी है आप इसी से समझ सकते हैं कि पार्टी ने प्रदेश में केवल रायबरेली से जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनाव लड़ा और वो भी हार गई, जबकि रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव जीत कर आती हैं। और इस बीच प्रियंका ने बयान दिया कि वो यूपी चुनाव में गठबंधन कर सकती हैं, लेकिन सवाल है कि उनके साथ गठबंधन कौन करेगा। सपा पहले ही मना कर चुकी है, बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बाकी दल न 3 में है न 13 में। आइए अब आपको बताते हैं, तो ये तो योगी के खिलाफ इन सब ने प्लान बनाया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी इनको काटने के लिए काउंटर प्लान पहले से बना रखा है। क्या है योगी का काउंटर प्लान, आइए वो आपको बताता हूं। 2022 विधानसभा चुनाव में विपक्ष की नजर ब्राह्मण, मुस्लिम, ओबीसी और अनुसूचित जातियों पर टिकी है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी भी कमर कस चुकी है। मायावती की नजर ब्राह्मण वोट पर है, जबकि बीजेपी पहले से ही दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बना चुकी है, जो ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य भी डिप्टी सीएम हैं, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। इनके अलावा इस बार मोदी मंत्रिमंडल में भी यूपी का खास ख्याल रखा गया है और उत्तर प्रदेश से मैं आपको बताऊं 9 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब मोदी मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री मोदी समेत 16 मंत्री हो गए, 16, जो किसी एक राज्य से सबसे ज्यादा हैं। इतने मंत्री किसी भी राज्य से नहीं हैं और सबसे खास बात यह है कि इनमें ज्यादातर ओबीसी बिरादरी से हैं। मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी से हैं, जो अपने आप में काफी हैं यह संदेश देने के लिए कि मोदी सरकार ओबीसी समुदाय से कितनी उम्मीद करती है और वो कैसे सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। ओबीसी वोटर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और कल से शुरू होने जा रहा है संसद का सत्र। जी हां, सबकी नजरें और निगाहें संसद के सत्र में होंगी, लेकिन कल संसद के सत्र में संग्राम भी हो सकता है। जी हां, आपको बताएं आज बाकायदा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा कई पार्टियों की, लगभग 33 पार्टियों के 40 नेता इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में पहुंचे थे ये सारे नेता। इसके अलावा एनडीए की मीट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी एनडीए की बैठक भी हुई। एनडीए की बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें यानी बीजेपी के बाकी गठबंधन के जो धड़े हैं वो भी शामिल हुए इस बैठक में। ये देख रहे हैं, ये स्पीकर ने भी बैठक बुलाई थी संसद सत्र से पहले कि कैसा सत्र होगा। ओम बिरला के साथ बाकी नेता मौजूद थे और ये कोशिश की गई कि ये जो सत्र है ये ऐसा होना चाहिए कि जिसके बाद 19 दिन का जो सेशन होना है इसमें देश के लिए कुछ बड़े काम हो सके। आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारी है। संसद में मोदी सरकार पर कांग्रेस हमलावर नजर आएगी। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में अपनी टीम को नया रूप दिया है। लोकसभा में आपको बताएं, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस संसदीय दल के नेता बने रहेंगे। इस टीम में युवा, अनुभवी और तेज तर्रार चेहरों को शामिल किया गया है ताकि लोकसभा में मोदी सरकार को घेरा जा सके। हालांकि वो कितना घेर पाएंगे फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन जो चेहरे कांग्रेस ने इस बार की अपनी लोकसभा की टीम में शामिल किए हैं वो कौन कौन से आपको बता दें। अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, के सुरेश, मनिकम टैगोर, शशि थरूर और रवनीत बिट्टू इनमें शामिल हैं। ये लोकसभा की टीम होगी जो मोदी सरकार के खिलाफ प्लान बनाएगी। इसके अलावा कांग्रेस ने अपनी राज्यसभा की टीम को भी चाक चौबंद किया है। इस टीम में जो लोग शामिल हैं वो कौन है आपको बता दें। मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम के साथ केसी वेणुगोपाल शामिल है। संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई यानी कि कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे तालिबान की। जी हां,
तालिबान का कोहराम हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन तालिबान से लड़ने के लिए अब बाकायदा लेडी किलर तैयार हो गई। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अफगानिस्तान की फौज है जो अब तैयार हुई है। ये अफगान सैनिकों की मारे जाने की तस्वीरें हमने आपको दिखाई पहले भी कि किस तरह से तालिबान इन पर हमला कर रहा है, इनके साथ ज्यादती और जुल्म और अत्याचार कर रहा है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको दिखाने जा रहे हैं महिलाओं के साथ तालिबान सबसे ज्यादा खौफनाक बर्बर रवैया अपनाए हुए है। किस तरह महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें मैं दिखाऊं। ये देखिए महिलाओं को किस बेरहमी से पीट रहा है। ये तालिबान का खौफनाक चेहरा है, ये बता रहा है कि वहां आखिर हालात क्या है। ये देखिए जरा, मैं अहमियत सुनवाऊं अगर। एक और तस्वीर आई आपको दिखाने जा रहा हूं मैं, महिलाओं पर किस तरह जुल्म ढा रहा है। ये तालिबान का पुराना चेहरा है। ये देखिए जरा, महिलाओं को बेरहमी से पीट रहा है तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान में पैर पसार रहा है और सबसे ज्यादा कड़े कानून अगर किसी के खिलाफ हैं तो वो महिलाओं के खिलाफ हैं। लेकिन आपको बताएं कि इसके अलावा तालिबान दरअसल कैसे महिलाएं कैसे बंदूक उठा रही हैं ये आपको हम बताने जा रहे हैं। आइए जरा वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के उलट महिलाओं ने देखिए बंदूक उठा ली है, हाथों में AK-47 है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं। जो जुल्म की तस्वीर दिखाई उसके खिलाफ, उसके उलट अब तालिबान में, अफगानिस्तान में तालिबानियों के खिलाफ महिलाओं ने हाथों में बंदूक ले ली है। महिलाओं ने हाथों में बंदूक ले ली है और खुद तालिबानियों को, आतंकियों को मार गिराने की ठान ली है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए जरा, ये अफगानिस्तान की सेना है, अफगानिस्तान की फौज में महिला लड़ाके लेडी ब्रिगेड है। इन्होंने तैयारी कर ली। अब ये खुद तालिबान से दो हाथ करेंगी, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि वो कितनी भयावह और डराने वाली है। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं कि लड़कियों का लुटेरा है दरअसल तालिबान, कैसे वो आपको बताने जा रहा हूं। तालिबान का आतंक अफगानिस्तान में भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन अब तालिबान के आतंक का मुकाबला करने के लिए महिला ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन इस खूनी तालिबान की रंगीन चाहत भी सामने आ गई। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान के जिन इलाकों पर कब्जा किया वहां अलग अलग तरह के आदेश जारी किए। उनमें से एक आदेश अपने लड़ाकों की शादी का भी है। तालिबान 15 साल से ज्यादा उम्र वाली लड़कियों की सूची तैयार कर रहा है। इस लिस्ट में 45 साल से कम उम्र की विधवा महिलाओं के नाम भी हैं। तालिबान इन महिलाओं और बच्चियों से अपने लड़ाकों की शादी करवाएगा। यह है तालिबान की मंशा। आइए अब आपको दिखाते हैं। और इन्हीं से लड़ने के लिए, इन तालिबानी आतंकियों के खात्मे के लिए ये लेडी किलर अफगानिस्तान में तैयार हुई है। देखिए जरा रिपोर्ट। तालिबान के खिलाफ महिला ब्रिगेड, आतंक का नाश करेगी लेडी किलर। तालिबान को टक्कर देंगी महिला कमांडो। हाथों में AK-47, कंधे पर रॉकेट लॉन्चर और चेहरे पर गुस्सा। न डर, न खौफ, न कोई हिचक और न ही कोई शिकन। दर्द जब बढ़ जाता है तो गुस्सा बन जाता है, और वही गुस्सा अब इन महिलाओं को हथियारों के साथ सड़क पर ले आया है। अफगानिस्तान के कई शहरों में महिलाएं मोर्चा संभाल चुकी हैं, हाथों में बंदूक उठा चुकी हैं, इरादा पक्का कर चुकी हैं कि अब तालिबान को खदेड़ना इनका मकसद बन चुका है। देखिए कैसे ये महिलाएं अलग अलग तरह के हथियारों से लैस हैं और तालिबान के आतंकियों को ललकार रही हैं। दरअसल इनके लिए लड़ाई सुरक्षा और आजादी की है, जिसे तालिबान के आतंकी छीनने पर तुले हुए हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे ये किलर लेडी, कैसे ये महिला ब्रिगेड तालिबानी आतंकियों का खात्मा करेंगी, ये आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन अब महिलाएं तालिबान के इस आतंक से लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और अब हथियार उठा लिए, युद्ध के मैदान में तालिबान का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। अफगानिस्तान के काबुल, फरियाब, हेरात में महिलाएं हथियारों के साथ उतरी। इसके अलावा अफगानिस्तान में महिलाओं को सेना में शामिल किया गया।
135 महिला स्पेशल कमांडो को भी शामिल किया गया। इन स्पेशल कमांडो को हाई लेवल ट्रेनिंग दी गई। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन स्पेशल कमांडो को युद्धग्रस्त इलाकों में तैनात किया जाएगा। आइए आपको बताएं कि वो मैप नक्शा आपको दिखाने जा रहे हैं, कहां कहां लेडी ब्रिगेड तैनात है। अफगानिस्तान का नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूं। दरअसल वो इलाके जो अब तक तालिबान के चंगुल से बाहर हैं, उनमें काबुल है, फारियाब है और हेरात है। ये 3 जिले जो मैं आपको अफगानिस्तान के दिखा रहा हूं, यहां ये लेडी किलर्स बाकायदा तैनात रहेंगी और ये तालिबान के आतंकियों पर कहर बनकर टूटेंगी। ये 3 जिले हैं अफगानिस्तान के। आइए अब आपको सुनवाते हैं, जरा देखिए इन महिलाओं को आखिर क्यों बंदूक उठानी पड़ी, वहां हालात क्या हैं जिसके बाद ये मजबूर हैं इन आतंकियों के खात्मे के लिए। सुनिए जरा। برادرای ما را از دست داد، نمیخوایم، هیچ وقت ما روز ما نمیخوایم و نخواستیم. ما 1 میل کلاشینکوف ما از وطن و از خاک خود دفاع میکنیم. زنان تحمل سنگسار شدن، دور را زدن، محکمه سرایی را ندارد و نخواهد داشت. زنده باد زنان ولایت. अब आप सोचिए जरा कि महिलाओं को आखिर हथियार क्यों उठाने पड़े, क्या हालात होंगे अफगानिस्तान के अंदर जिसके बाद महिलाओं ने, जो घरेलू महिलाएं, AK-47 उन्हें उठानी पड़ी, सरकार ने उन्हें ये बंदूकें मुहैया कराई हैं। आइए आपको बताते हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर महिलाओं को बंदूक थामने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों महिलाएं सड़क पर उतरकर हथियारों के साथ मोर्चा संभाल रही। दरअसल अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से तालिबान लगातार आतंक फैला रहा है, अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों पर कब्जे की कोशिश कर रहा है और तालिबानी कानून अफगानिस्तान के लोगों पर थोपने की कोशिश कर रहा है। इसी तालिबानी कानून के तहत महिलाओं के लिए बेहद सख्त और बेतुके कानून तालिबान ने बनाए हैं। तालिबान लगातार कोहराम कर मचा रहा है महिलाओं पर। तालिबान ने महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर बाकायदा रोक लगा दी है कि महिलाएं अब घर से बाहर नहीं निकल सकती। तालिबान के आदेश के मुताबिक महिलाएं अपने घरों में ही रहेंगी। अगर उन्हें बाहर जाना होगा तो सिर्फ वो अपने पति के साथ या अपने भाई के साथ या अपने पिता के साथ ही बाहर जा सकती हैं। लेकिन घर से बाहर निकलते वक्त महिलाओं को पर्दा करना होगा। तालिबान ने लड़कियों के स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी है। तालिबान ने महिलाओं के सिलाई कढ़ाई करने पर भी रोक लगा दी है।